हेलो बडीज, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पहला है डिस्कस मैटर एंड इट्स थ्री स्टेट्स। हम लोग मैटर के बारे में जानेंगे और उनके थ्री स्टेट्स के बारे में। डिफरेंशिएट अमंग थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे, डिफरेंस बता पाएंगे। एक्सप्लेन दैट मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्फर एंड इलस्ट्रेट सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन लिक्विड्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। उन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं ताकि सॉल्यूशन बना सके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला है पिक द ऑड वन आउट। नंबर 1 स्टिक, बॉल, लेमनेड, पैन। नंबर 2 बॉटल, वाटर, मिल्क, जूस। नंबर 3 एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिल्क। इसमें आपको हम एक हिंट दे सकते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से ऑड वन आउट निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या है, स्टिक, बॉल, लेमनेड, पैन। यहाँ पे ऑड वन आउट लेमोनेड है क्योंकि ये लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है। उसी तरह से आप दोनों का आंसर बता दीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे दो क्वेश्चन भी दिए गए हैं। हाउ डिड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द अबव थिंग्स। ऊपर जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके बारे में भी लिख के जरूर बताइएगा। आर दे मेड अप ऑफ सेम सब्सटेंसेज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्या ये सारी चीजें एक ही चीजें से बनी है, एक ही सब्सटेंस से बनी है, या फिर अगर अलग अलग सब्सटेंस से बनी है तो कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ये हमें जरूर बताइएगा। Let's start. There are so many things around us: sun, moon, stars, buildings, windows, toys, clothes, books, bottles, cars, metro rail, soil, diamonds, air, water, plants, animals and many more. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। They are all made up of different materials. The stars are made up of burning gases. The moon is made of rocks. ये जितनी भी चीजों के बारे में हमने बात की है सारी ही चीजें डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे कि स्टार्स जो है वो बर्निंग गैसेस से बना हुआ है, मून जो है वो रॉक से बना हुआ है, बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, विंडो पेन्स आर मेड ऑफ ग्लास, टॉयज आर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और मेटल, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बिल्डिंग्स जो है वो ईंटें और सीमेंट से बने होते हैं, विंडो के जो पेन्स होते हैं वो ग्लास से बने होते हैं, जिन टॉयज से आप खेलते हैं वो या तो वुड से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है या फिर मेटल से बना हुआ होता है। प्लांट्स और एनिमल्स भी जो है ये अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं। What are all these materials made up of? They are made of matter. Let us learn more about matter in this chapter. ये सारे जो मटेरियल्स है ये किससे बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं। तो इसी मैटर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। मैटर, anything that has mass and occupies space is called matter. It is made up of tiny particles called atoms and molecules. These particles are so small that we cannot see them with the unaided eye. For example, air is made up of molecules of oxygen, hydrogen and carbon dioxide. Similarly, water is made up of water molecules. The molecules of matter join together to form a particular thing. In fact, all living things and non-living things are also made up of matter. तो सबसे पहले यहाँ बात किया जा रहा है मैटर के डेफिनेशन के बारे में। मैटर किसे कहते हैं? कोई भी चीज जिसमें मास होता है या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। ये सारे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिसे कि हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि जो हवा होता है उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब आप आसपास देखते हो तो आपको ये सब अलग अलग नहीं दिखता, आपको सिर्फ हवा महसूस होता है, यहाँ तक कि हवा दिखता भी नहीं है। उसी तरह से जो आप पानी को देख रहे होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ आते हैं, ज्वाइन होते हैं, तब एक पर्टिकुलर चीज बनता है। इनफैक्ट दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स है ये सब ही मैटर से बने हुए हैं। The amount of space occupied by the matter, say any object, is called its volume. Matter can exist in different forms. The forms differ from each other with respect to the number of molecules present in the same space.
मैटर जो है वो जितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है वो जितना स्पेस लिया हुआ है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। मैटर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जितना मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो स्पेस लेता है। अगर कोई बड़ा चीज है तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक अलग फॉर्म हुआ। अगर कोई छोटा चीज है तो उसमें कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो अलग फॉर्म हुआ। States of matter. Matter exists in three states: solid, liquid, and gas. For example, water can exist in three forms: ice, water, and steam. Ice is the solid state, water is the liquid state, and steam is the gaseous state. Matter जो होता है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। एग्जाम्पल में आप पानी को ले लीजिए। पानी का तीन फॉर्म होता है: आइस, वाटर और स्टीम, जिसका पिक्चर भी यहाँ दिया हुआ है। पहला जो है ये आइस है जो कि सॉलिड स्टेट बता रहा है, दूसरा वाटर लिक्विड है, तीसरा स्टीम है जो कि तीन फॉर्म है वाटर के। Solids. Solids have a definite shape and volume. Most solids are hard and cannot be easily compressed. Solids जो होता है इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, डिफाइनाइट होता है। यहाँ तक कि जितने भी सॉलिड्स प्रेजेंट है वो बहुत ही हार्ड होते हैं, उन्हें इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ अ पेंसिल स्टेज द सेम वेदर यू पुट इट इनटू अ बैग और प्लेस इट ऑन अ टेबल। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने पेंसिल को ही ले लीजिए। जो पेंसिल आप बैग में रखते हैं वो वैसा ही रहता है, चाहे आप उसे टेबल पे रखिए, बेंच पे रखिए, कहीं भी रखिए, वो पेंसिल पेंसिल ही रहता है। Actually, the molecules in solids are tightly packed and are close to one another. Solids में क्या होता है, उनके जो molecules का arrangement होता है वो बहुत ही tightly packed होता है और वो एक दूसरे के बहुत close होते हैं, जिसके वजह से इसे compress नहीं किया जा सकता और ये स्थिर रहते हैं, जहां पे रहते हैं वो वैसा ही रहता है। This prevents the molecules from moving around freely in solids. That is why solids have a definite shape and a definite volume. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे बॉल्स ये मॉलिक्यूल्स है। आप देख सकते हैं कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स ये कितने पास हैं और इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये इधर उधर भटक नहीं सकता, इसीलिए सॉलिड सॉलिड ही रहता है, वो हार्ड रहता है, चाहे आप उसे कहीं भी लेके जाइए। However, the shapes of some solids can be changed by applying force. वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि solids का shape change नहीं होता, लेकिन कुछ solids होते हैं ऐसे जिनका shape change हो सकता है अगर हम लोग force apply करें, जैसे कि a rubber band stretches when it is pulled, the shape of a sponge changes when we compress it. Rubber band जो होता है जब उसे हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, वो change करता है अपना shape को। Sponge जो होता है वो compress भी हो सकता है। तो हर चीज में exceptions होते ही हैं, तो solids में भी कुछ exceptions है। जैसे कि हमने कहा कि सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है कि हाँ होते हैं ऐसे कुछ सॉलिड जिन पे फोर्स लगाया जाए तो उनका शेप चेंज हो सकता है। लेकिन मोस्टली सारे केसेस में हम लोग यही बोलते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। Next है liquids. Liquids have a definite volume, however they do not have definite shape. Liquids जो होता है इनका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इनका शेप नहीं। Molecules in a liquid are less tightly packed than those in solids. There are some spaces present between them, so the molecules in a liquid can move around and enable the liquid to change its shape. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड्स का। लिक्विड में शेप चेंज होता है, क्यों? क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो उतना टाइटली पैक नहीं होता जैसे कि सॉलिड में होता है। सॉलिड में क्या था, वहां पे बहुत क्लोजली प्रेजेंट था मॉलिक्यूल्स, बहुत टाइटली पैक था, उनके पास मूव करने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन लिक्विड्स में जगह होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर उधर जाते रहते हैं, वो मूव कर सकते हैं, जिनकी वजह से लिक्विड जो है वो अपना शेप चेंज कर लेता है। दिस इज वाई अ लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज poured. जो लिक्विड होता है उनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि आप उसे किसी में भी डालिएगा वो उसका शेप ले लेगा। जो पानी है अगर आप उसे ग्लास में डालिएगा तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, जग में डालेगा तो वो जग का शेप ले लेगा। तो इसी तरह से हम लोग बात करते हैं लिक्विड का कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। मान लीजिए आप 1 लीटर पानी को बोतल से निकाल के उसे डब्बे में डाल दिए, तो वो जो पानी है वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा। वो बोतल में था तो बोतल का शेप का था, जब डब्बे में गया तो वो डब्बा का शेप हो गया, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम है, वो 1 लीटर ही है। ऐसा नहीं है कि आप जब बोतल से निकाले तो वो 1 लीटर था, डब्बे में डाले तो 2 लीटर था, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि liquids have a definite volume and not a definite shape. However, the volume of a liquid remains the same. वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। Unlike solids, the movement of molecules in liquids gives them the ability to flow. Water, oil, and milk are some example of liquids.
जहां पे सॉलिड्स ऐसा था जहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, लेकिन लिक्विड्स ऐसा होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जिसके वजह से इनके पास फ्लो करने की एबिलिटी आ जाती है, जैसे कि पानी, ऑयल, मिल्क, ये सब कुछ एग्जांपल्स है लिक्विड्स के। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप एंड कैन फ्लो। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि लिक्विड्स के पास क्या फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम, और क्या फिक्स्ड नहीं होता है, शेप, और इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है गैसेस। Gases have no definite shape and volume. You cannot hold the smoke in your hand. Also, the smoke does not remain at one place. It moves around freely and fills the entire bottle. If the smoke is transferred to a bigger bottle, it spreads even more to fill the bigger bottle. Gases जो होता है, इनके पास ना तो definite shape होती है और ना ही definite volume होता है। जैसे कि स्मोक को आप अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। ऑल्सो स्मोक जो है वो एक जगह रहता भी नहीं है, वो जहां से निकल रहा होता है उसके बाद वो पूरी तरह से फैल जाता है। जैसे कि अगर आप स्मोक को एक बॉटल में डालिएगा तो वो पूरे बॉटल में फैल जाएगा, और उसे ट्रांसफर करके जब आप बड़े बॉटल में डालिएगा तो वो पूरे बड़े बॉटल में भी भर जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है वो बहुत दूर दूर तक होता है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ है। इनके पास काफी स्पेस होता है कि ये इधर उधर भाग सके। उसी तरह से द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स क्विकली टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ रूम। जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका जो स्मेल है वो पूरी तरह से रूम में फैल जाता है, जहां भी रखा हुआ है वो पूरी तरह से वो स्मेल वहां पे फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? Let us understand why this happens. Smoke is majorly made up of gases. Molecules of a gas are loosely packed. There are large spaces present between them, so the molecules in a gas can move around freely and spread out to fill the available space. तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि स्मोक जो है वो मेजरली गैसेस से बना होता है, और गैसेस का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। उनके बीच में बहुत बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं, जिनके वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरी तरह से फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और जितना भी उनको स्पेस मिलता है, जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है, वो पूरी तरह से उसमें फैल जाते हैं। दिस इज हाउ द स्मेल ऑफ अ रूम फ्रेशनर स्प्रेड्स क्विकली टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ रूम। यू कैन स्मेल द स्टिंक फ्रॉम अ गार्बेज डंप इवन इफ यू आर पासिंग इट एट अ डिस्टेंस। तो इससे पता चलता है कि जो रूम फ्रेशनर होता है, जब हम लोग उसे रूम में स्प्रे करते हैं तो कैसे वो पूरे रूम में फैल जाता है, उसकी स्मेल पूरी रूम में आती है। उसी तरह से जो गार्बेज डंप होता है उसका जो गंदी स्मेल होती है, उसका जो स्टिंकी स्मेल होता है, उसे हम लोग दूर से ही स्मेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं। Thus we can say that gases have no fixed shape, no fixed volume and can flow more easily than liquids. तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि गैसेस जो होता है उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता, और ये लिक्विड से ज्यादा आसानी से फ्लो करते हैं, क्योंकि लिक्विड्स के पास भी स्पेस होता है लेकिन गैस के पास ज्यादा स्पेसेस होते हैं मूव करने के लिए। इसीलिए ये लिक्विड से ज्यादा आसानी से फ्लो करते हैं और जल्दी फ्लो करते हैं। नो योर साइंटिस्ट, यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन बनता है और आपको फ्यूचर में भी हेल्प हो सकता है। यहाँ पे जिस साइंटिस्ट की बात हो रही है उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ही वॉज अ स्कॉटिश साइंटिस्ट। ही proposed the Brownian motion theory. To explain this theory, he performed an experiment. He collected pollen grains from flowers and mixed them in water. While performing the experiment, he noticed that the pollen grains showed a random movement inside the water. This movement was named as the Brownian motion after his name. रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? ये स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, यानी कि ये स्कॉटलैंड में रहते थे। इन्होंने ब्राउनियन मोशन थ्योरी के बारे में बताया। अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया। इन्होंने पॉलन ग्रेन्स को फ्लावर से कलेक्ट किया, फिर उसे वाटर में मिला दिया। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स है ये पानी के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो इसी मूवमेंट को उन्होंने अपने नाम के आगे ब्राउनियन मोशन नाम करके रख दिया। तो यहाँ पे ब्राउनियन मोशन क्या है? वो जो रैंडम मूवमेंट हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का वाटर में, उसी रैंडम मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, और इसे प्रपोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने। रन थ्रू, अभी तक हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे कंपैरिजन टेबल दिया गया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, उसे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहला है सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। Liquids. The molecules in liquids are less tightly packed. Gases. The molecules in gases are loosely packed. Solids. They have fixed shape and volume. Liquids. They do not have a fixed shape but have a fixed volume. Gases. They have neither fixed shape nor definite volume. Solids. They cannot flow like liquids and gases. Liquids. They can flow.
gases they can flow more easily than liquids। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि सॉलिड्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, इनके पास फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन ये लिक्विड्स और गैसेस की तरह फ्लो नहीं करते। लिक्विड्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो लेस टाइटली पैक्ड होता है, इनके पास फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ये फ्लो भी कर सकते हैं। गैसेस जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, इनके पास ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो फ्लो है वो भी लिक्विड से आसान होता है, यानी कि ये फ्लो तो करते हैं लेकिन लिक्विड से ज्यादा अच्छे से फ्लो करते हैं, ज्यादा आसानी से और ज्यादा तेजी से फ्लो करते हैं। ट्रैक योर प्रोग्रेस, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स दिया गया है जिसे आपको इंक्रीजिंग स्पेस के ऑर्डर में अरेंज करना है कि किस आइटम में कम स्पेस है और किस आइटम में ज्यादा स्पेस है। जैसे कि सॉलिड में बिल्कुल ही कम स्पेस होता है या फिर स्पेस होता ही नहीं, तो सबसे पहले आप सॉलिड लिखिएगा, फिर लिक्विड लिखिएगा और सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में, तो गैस में लिखिएगा। जैसे कि यहाँ दिया है मिल्क एयर टेबल, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, टेबल, क्योंकि इसमें बहुत कम स्पेस होता है, उसके बाद मिल्क फिर एयर। उसी तरह से स्मोक, पेपर, ऑयल को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। गेट इट राइट, इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसे याद कर लीजिएगा। द मॉलिक्यूल्स आर मोर टाइटली पैक्ड इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू लिक्विड्स। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं लिक्विड्स के कंपैरिजन में, लेकिन वाटर एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो सॉलिड फॉर्म आइस होता है उसमें ज्यादा स्पेस होता है वाटर के लिक्विड फॉर्म से, तो इसे याद रखिएगा। और ये क्यों होता है ये आप हायर क्लासेस में जानेगा, लेकिन अभी के लिए इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट के चेंजेस के बारे में बात करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में भी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग इट। हीट या कूल करने से हम लोग मैटर के स्टेट को बदल सकते हैं। ऑल सच चेंजेस आर रिवर्सिबल। ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि व्हेन वाटर इज पुट इनटू द फ्रीजर इट चेंजेस इनटू आइस, thus on cooling matter changes from liquid state to solid state. This process is called freezing. Formation of ice cream from milk is also a common example of freezing. जब वाटर को फ्रीजर में डालते हैं तो वो बर्फ में बदल जाता है, यानी कि जब हम लोग वाटर को ठंडा करते हैं तो जो वाटर का मैटर है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं और फ्रीजिंग प्रोसेस के मदद से ही मिल्क से आइसक्रीम बनता है। Have you ever wondered why your ice cream melts when you take a long time to eat it? क्या आपने कभी सोचा जब आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं और ज्यादा देर तक खा रहे होते हैं तो वो पिघलने लगता है, क्यों? Actually, the temperature of the surrounding is higher than the temperature of the ice cream. The heat from the surrounding causes the ice cream to melt. Similarly, when the ice is put out from the refrigerator and is kept into a room, it changes into water. Thus, on heating, matter changes from solid state to liquid state. This process is called melting. ऐसा इसलिए होता है कि जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपके सराउंडिंग्स में हीट प्रेजेंट होता है, यानी कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर आइसक्रीम के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो जो सराउंडिंग का हीट है उसके वजह से आइसक्रीम पिघलने लगता है। उसी तरह से जब आप बर्फ को रेफ्रिजरेटर से निकाल के अपने रूम में रखते हैं तो वो पानी में बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब हीट हो रहा है, यानी कि बाहर का हीट जब लग रहा है आइसक्रीम को या आइस को, तो वहां क्या हो रहा है, मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में बदल जा रहा है। इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। When water is heated, it changes into water vapor or steam, which is gaseous form of water. Thus, on heating, matter changes from liquid state to gaseous state. जब वाटर को आप ज्यादा हीट कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, वो वाटर वेपर में बदल जाता है या फिर कह सकते हैं कि स्टीम में बदलता है, जो कि वाटर का गैसियस फॉर्म है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम लोग ज्यादा हीट करते हैं तो जो मैटर है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदल जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसे वेपोराइजेशन कहते हैं। When water vapor or steam is cooled, it changes into water. वाटर वेपर या स्टीम को जब आप ठंडा करेगा तो ये वाटर में चेंज हो जाता है। Thus, on cooling, matter changes from gaseous state to liquid state. तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कभी गर्म कर रहे हैं, यहाँ इसमें पिक्चर में दिया हुआ है कि कैसे कैसे सब बदल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वही लिखा है कि जब आप वाटर वेपर को ठंडा करिएगा तो जो मैटर है वो गैसेस स्टेट से लिक्विड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। You have seen that solid changes into liquid and then into gas. However, there are some solids that directly change from solid to gaseous state. This process is called sublimation. तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि सॉलिड पहले लिक्विड में बदला, फिर लिक्विड गैस में बदला, लेकिन ऐसे भी कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है कैम्फर और नैप्थलीन। ये दो ऐसे सॉलिड्स है जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर जाते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में बदल जाते हैं।
Naphthalene balls are put in woolen clothes to keep them safe from insects. The naphthalene balls slowly become smaller in size over time because of sublimation. The warm air present in the surrounding changes the solid balls into gas state. ये जो naphthalene balls होते हैं इन्हें woolen clothes के बीच में रखा जाता है ताकि उन clothes को insect से बचाया जा सके। ये जो naphthalene balls होते हैं वो धीरे धीरे अपने साइज में घटते जाते हैं। क्यों? Sublimation की वजह से। वार्म एयर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली सॉलिड बॉल को गैस स्टेट में चेंज करता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो इस पिक्चर में हमें समझ आ जाएगा। सॉलिड जब मेल्ट होता है तो वो लिक्विड बनता है और लिक्विड जब फ्रीज होता है तो वो सॉलिड बन जाता है। लिक्विड को जब आप वेपोराइज करेगा तो गैस बन जाएगा और गैस को जब कंडेंसेशन करेगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड को जब आप सब्लिमेशन का प्रोसेस के थ्रू ले जाइएगा तो वो गैस बन जाएगा और गैस जब डिपॉजिट होता है तो सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ पे वही सब बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन। What do you do to make a glass of water sweet? You add some sugar in it, stir the solution of sugar and water for some time. Can you see the sugar in water? Now let us find out where the sugar vanished in the water. जब आपको एक ग्लास का पानी को मीठा बनाना होता है तो आप क्या करते हैं? उसमें चीनी डालते हैं, उसके बाद फिर चम्मच से उसे घोलते हैं। फिर क्या होता है? घुलते घुलते वो इतना घुल जाता है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देता। तो चलिए पता करते हैं कि ये जो शुगर है, चीनी है, वो कहाँ गायब हो जाता है। We know that the molecules of water are loosely packed and have spaces between them. When the sugar is mixed in the water, the molecules of sugar fit themselves into these spaces. तो ये तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लूजली पैक्ड होता है और उनके बीच में स्पेसेस भी होता है। इसीलिए जब चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो जो चीनी का मॉलिक्यूल है वो इन्हीं स्पेसेस में जाके बैठ जाता है। On stirring the water, sugar gets completely dissolved in the water. Thus, it appears that sugar has vanished into the water. जब हम लोग पानी को मिलाते हैं चम्मच से तो क्या होता है? शुगर जो है वो पूरी तरह से वाटर में घुल जाता है, उस स्पेसेस में जाके बैठ जाता है। इससे ये लगता है कि पानी में शुगर जो है वो गायब हो गया है, लेकिन ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो उन स्पेसेस में जाके बैठ जाता है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में होता है। This is also the reason why there is no increase in the level of water in glass when sugar is completely dissolved in water. The volume of the water remains the same. इसी के वजह से हम लोग देखते हैं कि जितना पानी हम लोग ग्लास में लिए हैं उतना ही पानी वो रहता है। जब हम लोग चीनी डालते हैं तो पानी का मात्रा बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें स्पेसेस होते हैं और उसी स्पेसेस में शुगर के मॉलिक्यूल्स जाके बैठ जाते हैं। दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो ये जो मिक्सचर हम लोगों ने वाटर और शुगर का बनाया इसे सोल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड मिक्स्ड विथ मोर ऑफ वन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूट। सो इन दिस केस शुगर इज द सोल्यूट। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी इन द सोल्यूशन इज द सॉल्वेंट, हेंस वाटर इज द सॉल्वेंट इन दिस केस। तो यहाँ पे हमें दो बातें पता चली कि जब हम लोग वाटर और शुगर को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें सबसे कम अमाउंट किसका है? शुगर का। तो जो भी सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सोल्यूट कहा जाता है और जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। इस केस में शुगर जो है वो सोल्यूट है क्योंकि हम लोग उसे छोटे अमाउंट में डाल रहे हैं और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है क्योंकि उसे ज्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं। Substances that dissolve in water are called soluble substances. वैसे substances जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें soluble substances कहा जाता है, जैसे कि sugar and salt। ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है soluble substances के। क्या सारे solids water में dissolve हो जाते हैं? What will happen when you try to dissolve sand or mud in the water? These substances do not dissolve in water. क्या हो जब आप सैंड या फिर मड को यानी कि मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करने का कोशिश करते हैं? ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। इसीलिए सब्सटेंसेस जो कि डिसॉल्व नहीं होते वाटर में उन्हें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहा जाता है, जैसे कि पेबल, हस्क, चॉक, सॉडस्ट। ये कुछ एग्जांपल्स है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के। रन थ्रू, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ दिया हुआ है। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग थ्रू वेरियस प्रोसेसेस सच एज फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस के नाम दिए गए हैं जिनकी मदद से हम लोग मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं। सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसे सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं और जो डिसॉल्व नहीं होते उसे इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। लिक्विड जो हमें ऑब्टेन होता है सोल्यूट के घुलने के बाद सॉल्वेंट में उसे सोल्यूशन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन भी बन सकता है कि द लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसॉल्विंग अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे आपको आंसर करके हमें कमेंट में बताना है। यहाँ पे आपको प्रोसेस के नाम बताने हैं कि सॉलिड से गैस जब बदलता है तो कैसे प्रोसेस यूज होते हैं, लिक्विड से गैस में जब बदलता है तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है, फिर सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड। यहाँ पे एक आंसर हम आपको बता सकते हैं, जब सॉलिड को डायरेक्टली आप गैस में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। बाकी सारे प्रोसेसेस का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स थे, उनके डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे याद रखिएगा। कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग। Freezing, the process by which a liquid changes into a solid on cooling. Matter, anything that has mass and occupies space. Melting, the process by which a solid changes into a liquid on heating. Solute, substance that is used in smaller quantity in the solution. Solvent, substance that is used in larger quantity in the solution. Solution, a mixture of solute and solvent. Sublimation, the process by which a solid directly changes into a gas. Volume, the amount of space occupied by an object. तो ये था दी एंड इस चैप्टर का। और अगर आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारा अगला वीडियो, अगला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज, बाय बाय।